चलाना सीखना पड़ता है सर लोगों के कदमों में, यूं ही जमहूरियत में हाथ सरदारी नहीं आती। नमस्कार, मैं हूं ज़ुहैर तुराबी और आपके सामने लेकर हाजिर हूं एक प्रोग्राम जिसका नाम है जश्न जमहूरियत। इसके तहत मैं आपको लेकर चलूँगा उस दौर में जब हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका था और संविधान अंगीकृत कर चुका था। उसके बाद शुरू हुआ 1951 में पहले लोकसभा चुनाव की तैयारियों का दौर। 1952 में खत्म हुए चुनाव में पहली लोकसभा का गठन हुआ। 364 सीट जीतने वाली कांग्रेस सत्ता में आई और जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। तो आइए गौर करते हैं और पड़ताल करते हैं इस बात का कि किस तरीके से पहली लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। ये बात सन 1952 की है, पहले आम चुनाव की, जब खुदमुख्तारी के भाव से सराबोर समूचा भारतीय समाज मानो अंग्रेजों को झुठलाने और दुनिया को लोकतंत्र के लिए अपनी काबिलियत साबित कर रहा हो। वो समाज जिसे अंग्रेजों ने ऐसा समाज कहा था जो लोकतंत्र को ना पचा पाएगा, ना इसे संभाल कर आगे बढ़ पाएगा। लेकिन भारत की जनता ने अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया और पूरे विश्व को आश्चर्य में डाल दिया। सन 1950 का साल था। एक तरफ आज़ाद भारत गणतंत्र बन चुका था, दूसरी ओर एशियाई देशों में उथल पुथल जारी थी। चीन साम्यवाद की जकड़ में था। जॉर्डन और ईरान के प्रधानमंत्रियों का कत्ल हो चुका था। उधर कश्मीर को लेकर भारत में भी उबाल था। जवाहरलाल नेहरू यूं तो कहने को प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए थे, पर अभी तक देश ने उन्हें चुना नहीं था। रूस नेहरू पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा था, तो उधर अमेरिका भी इसी कोशिश में लगा हुआ था। कुल मिलाकर अस्थिरता का माहौल था। इसी असमंजस की स्थिति में सबके सामने पहला यक्ष प्रश्न था कि गणतंत्र तो बन गया है, लेकिन भारत देश लोकतंत्र कब बनेगा। सभी की उम्मीदें देश के मुखिया पर यानी नेहरू पर टिकी हुई थी। नेहरू को भी देश को लोकतंत्र बनाने की जल्दी थी। नतीजतन भारत चुनावी महाकुंभ की तैयारी करने लगा। पहला आम चुनाव जनता का विश्वास हासिल करने का पहला पड़ाव था। यूरोप और अमेरिका में जहां वयस्क मताधिकार के सीमित मायने थे, मसलन औरतों को पहले पहल इस अधिकार से वंचित रखा गया था, वहीं इसके उलट नए नए आज़ाद हुए हिंदुस्तान ने देश के सभी वयस्क लोगों को मताधिकार सौंप दिया था। जिस देश को आज़ाद हुए बमुश्किल 5 साल हुए हों, जिस देश में सदियों से राजशाही रही हो, जहां शिक्षा का स्तर महज 20% हो, उस देश की आबादी को अपना शासन चुनने का अधिकार मिलना उस देश के लिए ही नहीं, शायद पूरे विश्व के लिए उस साल की सबसे बड़ी घटना थी। भारत के गणतंत्र बनने के एक दिन पहले ही चुनाव आयोग का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर सुकुमार सेन को पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। आईसीएस अधिकारी सुकुमार सेन बेहद काबिल अफसर होने के अलावा विद्वान गणितज्ञ भी थे। उन्होंने नेहरू की आदतन जल्दबाजी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया था। जवाहरलाल नेहरू 1951 की शुरुआत में ही चुनाव चाहते थे। हालांकि भारत में चुनाव की प्रक्रिया
आज़ादी के पहले शुरू हो चुकी थी, पर तब इसका राजनैतिक दायरा ब्रिटिश हिंदुस्तान के 11 प्रांतों तक ही सिमटा हुआ था। रियासतों की जनता तब तक चुनाव प्रक्रिया से महरूम थी। एकीकरण के बाद ये उसके लिए पहला अवसर था। इस पहले चुनावी दंगल का दायरा 1 लाख वर्ग मील में फैला हुआ था। तब देश की कुल आबादी 36 करोड़ थी। इसमें से लगभग 17.5 करोड़ लोग बालिग थे। लगभग 4,500 सीटों के लिए चुनाव होने थे, जिसमें लोकसभा की 489 सीट थी और अन्य सीटें राज्य विधानसभाओं की थी। भारत में होने जा रहे पहले आम चुनाव में तजुर्बेकार अंग्रेज अफसर भी नहीं थे, लेकिन ये चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन और अन्य काबिल ICS अफसरों का ही जीवट था कि इस पूरी प्रक्रिया को बेहद ईमानदार तरीके से अंजाम दिया। समस्याओं से निपटने के लिए कुछ बेहद दिलचस्प तरीके ईजाद किए गए थे। पहले आम चुनाव में 22,400 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जहां ज़्यादातर लोग पढ़ नहीं पाते थे। ऐसे बूथों पर पार्टी नाम की जगह चुनाव चिन्ह दिए गए। लोगों की आसानी के लिए पोलिंग बूथ पर ही हर पार्टी के चुनाव चिन्ह वाला बैलेट बॉक्स रखा गया। उस समय एक समस्या इस बात की भी थी कि जनगणना के वक्त तब अशिक्षित महिलाएं अपना नाम फलां की मां या फलां की पत्नी ही बताती थीं। इसके चलते चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने निर्णय लिया कि ऐसी कुल 28 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएं और अगले चुनाव तक इस समस्या से निजात पाई जाए। चुनाव की प्रक्रिया को समझने और चुनाव होने की खबर देने के लिए चुनाव आयोग ने रेडियो और फिल्मों का सहारा लिया। कहा जाता है कि कांग्रेस में रसूख वाले ज़्यादातर राजनेताओं को गांधी द्वारा नेहरू को अपनी राजनैतिक विरासत सौंपे जाने से कुछ हद तक बेचैनी थी। आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच तनातनी जग जाहिर थी, लेकिन पटेल के देहांत के बाद पार्टी के भीतर नेहरू की सबसे बड़ी चुनौती समाप्त हो गई थी। साल 1950 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव में नेहरू समर्थित और कट्टर गांधीवादी जीवट राम भगवान दास कृपलानी पार्टी के हिंदूवादी धड़े द्वारा समर्थित नेता पुरुषोत्तम दास टंडन से हार गए थे। आहत होकर आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस छोड़कर किसान मजदूर प्रजा पार्टी बना ली थी। नेहरू से विरोध और पार्टी के भीतर बढ़ते मतभेदों के चलते बाद में टंडन ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। जवाहरलाल नेहरू की प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी तब और मजबूत हो गई। इसी दौरान सोशलिस्ट पार्टी के जयप्रकाश नारायण का भी तेजी से राजनीति की दुनिया में उभार हुआ। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की और पहले आम चुनाव में अपनी दावेदारी ठोक दी। जनसंघ ने हिंदू वोट बैंक को अपना मुख्य आधार माना था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के श्रीपाद अमृत डांगे भी बड़े सपने देख रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाले थे भीमराव अंबेडकर। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू से आहत होकर हिंदुस्तान के जातीय समीकरणों के सबसे बड़े जानकार अंबेडकर ने भी कांग्रेस छोड़कर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बना ली थी, जो बाद में रिपब्लिकन पार्टी बनी। अंबेडकर चुनावी सभाओं में सीधे सीधे तौर पर नेहरू पर यह कहकर निशाना साध रहे थे कि वे नीची कही जाने वाली जातियों के लिए
कुछ नहीं कर रहे। संविधान को लागू हुए मुश्किल से 2 साल भी नहीं हुए थे और अंबेडकर ने मान लिया था कि कांग्रेस समाज के सबसे निचले पायदान के लिए कुछ नहीं कर रही। पहले आम चुनाव में हर पार्टी अपने अपने तरीके से प्रचार में जुट गई। जवाहरलाल नेहरू ने सांप्रदायिकता पर हमला बोला तो अंबेडकर ने नेहरू की नीतियों पर जनसंघ संघ शक्ति कलियुगे की अवधारणा को फैलाने लग गया। कृपलानी और जेपी ने कांग्रेस द्वारा गरीबों की अनदेखी पर प्रहार किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने अन्न को भ्रष्ट और धूर्त बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कम्युनिस्ट पार्टी को सोवियत रूस से सहयोग मिल रहा था। मॉस्को रेडियो कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंडे को लोगों तक पहुंचा रहा था। दीवारों और ऐतिहासिक स्थलों को पोस्टर और नारों से पाटा गया था। कहीं कहीं तो गायों की पीठ पर लिखकर पार्टी के लिए वोट मांगे गए। नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जेपी सब एक से बढ़कर एक वक्ता थे। नेहरू ने खुद को देश की भलाई के लिए वोट मांगने वाला भिखारी भी कहा था। 25 अक्टूबर सन 1951 से 21 फरवरी सन 1952 तक यानी करीब 4 महीने चली उस चुनाव प्रक्रिया में भारत को एक नए मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। ये अंग्रेजों द्वारा लूटा पीटा अनपढ़ बनाया गया कंगाल देश जरूर था, लेकिन उसके बावजूद इसने स्वयं को विश्व के घोषित लोकतांत्रिक देशों की कतार में खड़ा कर दिया। 25 अक्टूबर सन 1951 को जैसे ही पहला वोट हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील में पड़ा, एक नए युग की शुरुआत हो गई। आज़ादी के संघर्ष के कारण देश के आम जनमानस में तो कांग्रेस का ही नाम बैठा था, इसलिए कांग्रेस ने 364 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत प्राप्त किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। आचार्य नरेंद्र, जयप्रकाश और डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व वाली सोशलिस्ट पार्टी को 12, आचार्य कृपलानी के नेतृत्व वाली किसान मजदूर प्रजा पार्टी को 9, आचार्य नरेंद्र, जयप्रकाश और डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व वाली सोशलिस्ट पार्टी को 12, हिंदू महासभा को 4, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ को 3, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को 3 और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को 2 सीटें मिली। कांग्रेस ने कुल 4,76,65,951 यानी 44.99% वोट हासिल किए। उस वक्त एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक सीटें भी हुआ करती थीं, लिहाजा 489 स्थानों के लिए 401 निर्वाचन क्षेत्रों में ही चुनाव हुआ। 1960 से इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 1 सीटों वाले 314 निर्वाचन क्षेत्र थे। 86 निर्वाचन क्षेत्रों में से 2 सीटें और 1 क्षेत्र में 3 सीटें थीं। 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से नामांकित हुए। पहले आम चुनाव में जवाहरलाल नेहरू ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के तहत 40,000 किलोमीटर की यात्रा की एवं करीब 3 करोड़ लोगों को संबोधित किया। कांग्रेस के अलावा अलग अलग क्षेत्रों और राज्यों में अन्य पार्टियां आज़ाद भारत के पुनर्निर्माण, जीवन यापन, आम नागरिकों के अधिकार, राजनीतिक पार्टियों के ढांचे, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति आदि मुद्दों को लेकर जनता के बीच गईं। इसी का परिणाम था कि करीब 31% वोट इन पार्टियों को भी मिले। पहले आम चुनाव ने लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी भाई देसाई, जीवी मावलंकर, हुमायूं कबीर, A.K. गोपालन, रफ़ी अहमद किदवई, केशव देव मालवीय, सुभद्रा जोशी, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आदि नेताओं को संसद सदस्य बनाया। बाद में इनमें से पहले 3 नेता देश के प्रधानमंत्री बने। मावलंकर पहले लोकसभा के अध्यक्ष बने। चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे सुरक्षित सीट से अपनी पार्टी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन से चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस के
नारायण सबोदा से पराजित हो गए। इसके बाद अंबेडकर ने राज्यसभा सदस्य के रूप में संसद में प्रवेश किया। यही नहीं, उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट से किसान मजदूर प्रजा परिषद के कैंडिडेट आचार्य कृपलानी को भी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी ने कांग्रेस कैंडिडेट मनमोहनी सहगल को दिल्ली सीट से हरा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सत्योदय मीडिया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।